यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 4 टी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो अध्याय जो 4 है उसमें हम डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं। दो प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मात्र आप दो प्रश्न अगर तैयार कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व, और इसमें इसका विस्तृत रूप भी है, लेकिन बोर्ड के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है और जिन दो प्रश्नों से कई प्रश्न बनते हैं उन्हीं दो प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। पहला होगा डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न होगा लेंथेनाइड संकुचन या आंकुचन क्या होता है, और लेंथेनाइड संकुचन या आंकुचन के प्रभाव क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आज का जो प्रश्न है वो क्या है कि संक्रमण तत्व कहते किसे हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व, तो जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन अपने से पिछले कोष के N-1d उपकोष में भरते हैं। जैसे देखिए, एक होता है बाह्य कोष और उसके पिछला कोष के डी उपकोष में भरेंगे, वही क्या होगा, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व। संक्रमण तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के पिछले कोष के N-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। या इसी को कह दीजिए डी ब्लॉक, जो ब्लॉक कहा जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में या उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक तत्व। जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन, जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे, उसी को हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व। अब देख लेते हैं डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो डी ब्लॉक के तत्व देखेंगे तो एक इधर होता है एस ब्लॉक और इधर होता है पी ब्लॉक, और उसके बीचों बीच 10 खाने होते हैं। उन 10 खानों में इन 10 संक्रमण तत्वों को रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, एस तथा पी ब्लॉक के मध्य, एस तथा पी ब्लॉक के मध्य, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी,
7b तथा 8 उपवर्गों में रखा गया है। उपवर्गों में रखा गया है। अब देखिए, हम देख लेते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D सीरीज। प्रथम संक्रमण श्रेणी को क्या कहते हैं? 3D सीरीज के तत्वों के बारे में। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जो दो है वो अपवाद में आते हैं। इनका बाहरी कोश जो है 4s1 से भरता है। इसका बाहरी कोश जो है 4s1 से भरता है। ठीक, तो देखिए इसको क्या कहते हैं? ये 3rd B उपवर्ग का तत्व है, और ये 4th B, ये 5th B, ये 6th B, 7th B, और ये जो है पूरा 8वां समूह है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल तक। और उसके बाद ये होता है 1st B और 2nd B। तो ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब देख लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो बाह्य कोश का ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। यस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और डी वाले में होते हैं 1 से 10, एफ में होते हैं 1 से 14, ठीक, और पी में होते हैं 1 से 6। तो ये डी ब्लॉक तत्व है। तो डी ब्लॉक तत्व में बाहरी कोश के पिछले कोश की n-1 डी में भरते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्व। ठीक, अब जो है इन प्रश्नों के बाद संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है, इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि डी ब्लॉक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा। तो अब देखते हैं हम डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं या लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों की प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। तो पहला हमारा लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अभी अभी हमने जाना कि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। ये हमने जान लिया क्या कि इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इतना होता है। क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। अब एक आता है परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता। अब देखिए, आप चाहेंगे तो स्कैंडियम का आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 और 4s2 गिनेंगे तो 6 4 10 6 4 10 और 3 23 हो गया, तो यहाँ पर 3d 1 हो जाएगा। ठीक, 6 4 10 और 6 4 10 10 10 20 20 और 1 21। परिवर्ती संयोजकता क्या होता है? परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करना। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। तो इसमें ns ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1 d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। तो देखिए, इसमें ns ऑर्बिटल के अतिरिक्त ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाते हैं या बनाने में भाग लेते हैं। अतः ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे कभी कभी देखेंगे कि जो कॉपर है उस पर +2 भी होता है और +1 भी होता है। तो जो अधिक होता है उसे हम इक का कंपाउंड बोलते हैं, क्यूप्रिक, और ये हो जाता है क्यूप्रस। कहीं कहीं देखेंगे Fe होता है और Fe+2 होता है और Fe+3 होता है। तो ये हो जाएगा फेरिक और ये हो जाएगा फेरस। ठीक, तो देखिए ये क्या है? परिवर्ती संयोजकता दर्शा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण क्या है? धातु में कौन होती है? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की भांति 1 से 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये धात्विक लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु की भांति 1 से 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
अतः ये धात्विक लक्षण दर्शाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है धात्विक लक्षण के बाद अनुचुंबकीय लक्षण। तो अनुचुंबकीय लक्षण क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। अनुचुंबकीय लक्षण, तो अनुचुंबकीय लक्षण कैसे पाया जाता है? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही क्या होते हैं, इसमें अनुचुंबकीय लक्षण पाया जाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं। फिर जो है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, तो जब हम आवर्त में जाते हैं तो ये आवर्त में ही हम चलते हैं। इसमें स्कैंडियम से लेकर के 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर के 30 तक। तो जब आवर्त में चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती है। तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे घटती है। अब धीरे धीरे घटती है तो इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। कहीं कहीं परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। परमाणु त्रिज्या समान हो जाती है, पहले घटेगी, कुछ तत्वों पर समान होगी और अंत में हो सकता है कि कम हो जाए। तो वही कहने का मतलब हो गया कि परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे घटती है। अब एक और गुण आता है और ये आखिरी गुण होगा इसका, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन के बाद उत्प्रेरक का गुण। उत्प्रेरक गुण, तो इनमें उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है। इनमें उत्प्रेरक गुण पाया जाता है। इनमें उत्प्रेरक गुण पाया जाता है, कहने का मतलब क्या हो गया? NH3 के निर्माण में Fe उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अमोनिया के निर्माण में हम क्या करते हैं? Fe उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण या उनकी विशेषता है। तो हमारा जो है एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे समाप्त होता है। अब जो दूसरा प्रश्न होगा वो क्या होगा? लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आंकुचन।